Oh, I see. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। जी मेरा माइक बता रहा है कि प्रॉपरली मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। देखिए हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, मेन टॉपिक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का। किस तरह से आपने नतीजा अखज़ करना है, इन्फर करना है। किसके मतलब? पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर के मतलब। पैरामीटर एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप कहीं कर ले। फर्ज करें मैं आपसे मीन की बात करता हूं, आप कर लें। मीन का फार्मूला नहीं आता भी, फार्मूला आता है, उसके लिए डेटा चाहिए, कर ले कैलकुलेट पॉपुलेशन से। बहुत ज्यादा है, नहीं पॉसिबल। तो फिर जी आपने सैंपलिंग में पढ़ा था कि सैंपल्स ले लें, उनका मीन ले लें, फिर उनका मीन ले लें, वो भी तो पॉपुलेशन के मीन के बराबर ही होता। बिल्कुल आपको प्रूफ करके बताया था। लेकिन उसकी तरह रिक्वायरमेंट देखी थी क्या थी? उसकी रिक्वायरमेंट थे सैंपल कितने लेने हैं। अजी ऑल पॉसिबल, ऑल सैंपल्स जितने पॉसिबल हैं। तो उसके फार्मूले में बताया, ये तो फिर मिलियन ट्रिलियंस बनते हैं। ये आपने तो फिर क्यों कराया था? बताना ये था, यूज कर रहे हैं उसको, बताना ये था ऐसा होता है। आगे फिर क्या है, कोई एक आध सैंपल से नहीं बात बन जाएगी, बन तो जाएगी, एक सैंपल से बात बन जाएगी। लेकिन उसके लिए फिर आपको उसके बाद ऐसे ही नहीं कि वो सैंपल एक लेके और कह दें अब क्या करना, बस अब क्या करना है, अब प्रोसीजर यूज करना है। कौन सा? दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर, जिसमें टोटल 5 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। एक तरतीब है ना, 5 स्टेप्स की तरतीब है। पहला जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस बनाना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी होगी, उसमें बताया होगा कि एक सैंपल लिया गया है। कभी वो हमें सैंपल की इंफॉर्मेशन बताएगा, जो हर सूरत में आपके पास 3 होनी चाहिए। सैंपल का साइज, सैंपल का मीन और सैंपल का वेरिएंस। ये 3 इंफॉर्मेशन नहीं है तो शायद हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये 3 जरूर होनी चाहिए। कभी तो वो 3 इंफॉर्मेशन आपको दे देता है और कभी वो सैंपल डेटा दे देता है। कहता ये मैं 12 रीडिंग दे दी है, क्या क्या चाहिए जी? सैंपल का साइज गिन लें 12, और क्या चाहिए? सैंपल का मीन। कहता आपको आता है 12 वैल्यू का मीन नहीं आता? आता है, कर लें। उसके बाद सैंपल का वेरिएंस, कहता है वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। आपको वेरिएंस भी कैलकुलेट करना आता है तो वेरिएंस भी कैलकुलेट। तो ये 3 इंफॉर्मेशन जो है सैंपल से, वो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट भी दे सकता है और इट में भी वो आपको डेटा दे दे, रीडिंग्स दे दे, और उसके बाद कह जी यहां से आप जो जो चाहिए इस रीडिंग से, डेटा से आप कैलकुलेट कर लें तो कर लेंगे हम। अब इसके बाद का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? जब आप कोई भी काम करने लगते हो ना, क्या आपके ऑब्जेक्टिव नहीं जेहन पर होता? मैं वैसी बात कर, घर से बाहर निकलने लगे, अम्मी पीछे से पूछे कहां जा रहे हो? अम्मी मैंने यहां जाना है, फिर मैंने यहां जाना है। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, रीजन बता रहे हो ना कि ये एक्शन क्यों करने लगे हैं। तो सैंपल सेलेक्ट किया गया है, वे क्यों लिया था? और हमने इसलिए सैंपल सेलेक्ट किया, हमने जरा पॉपुलेशन के मतलब एक स्टेटमेंट चेक करनी है। या आपने कहा अम्मी एक काम जा रहा हूं, अम्मी कहती कौन सा है, किस काम जा रहे हो? तो यहां पर भी आपसे पूछा जा रहा है सैंपल क्यों लिया था जी? एक स्टेटमेंट चेक करनी थी। क्वेश्चन विच वन? बस यही हाइपोथेसिस है। इसको जरा वर्ड्स की से स्टेटमेंट जरा इनके मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख लें तो हम कहेंगे कि ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस बेसिकली 2 होती हैं, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं आपस में, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स होती है। एक्चुअली 2 क्यों रखनी है? हमने जब सारा प्रोसीजर करना है ना, हमने 2 में से कह देना है ये बात गलत है, तो अगला पूछेगा ना अच्छा गलत है, सही कौन सी है?
तो हम कहेंगे बिल्कुल इसकी दूसरी स्टेटमेंट सही है। इसलिए हम दो स्टेटमेंट बनाएंगे, एक अगर ठीक होगी तो दैट्स ऑल, दूसरी गलत, अगर वो गलत होगी दूसरी ठीक। इसलिए हमने दो स्टेटमेंट रखनी है कि हमें पता है कि अगर किसी ने कह दिया ये गलत है तो उसने पूछना ही था ना भाई ठीक क्या है, अगर ये गलत है तो। इसलिए हम दूसरी स्टेटमेंट खुद जरूर बनाएंगे। और कभी आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि इसकी जरा हाइपोथेसिस बना के बताएं। हाइपोथेसिस दो होती हैं, एक को नल और दूसरी हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉल करते हैं। क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट गिवन होती है पता नहीं कौन सी, बस वो एक हाइपोथेसिस होती है विच मे बी नल विच मे बी अल्टरनेटिव। जो स्टेटमेंट उसने दी हो आपने बस उसे जस्ट ट्रांसलेट कर लेना है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट बना लेनी है और फिर देखना है कि दोनों स्टेटमेंट में से इक्वल सिंबल जो है या इक्वल साइन जो है वो किस स्टेटमेंट में आ रहा है। जिसमें वो इक्वल साइन आ रहा होगा उसे हम नल हाइपोथेसिस डिक्लेयर करेंगे और उसे रिप्रेजेंट करेंगे H नॉट के साथ। और जो दूसरी स्टेटमेंट है जिसमें जरूर इक्वल सिंबल नहीं होगा उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। और ये ऐसा नहीं हो सकता जी, हो सकता जी किसी में एक में भी इक्वल ना आए। अगर वो जो उसने स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन में अगर उसमें इक्वल नहीं आ रहा तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर इक्वल तो फिर हम लिखना ही पड़ेगा ना। और हो सकता है उसने जो स्टेटमेंट दी है वो इसी तरह से ही हो। तो कल मैंने आपको 3 एग्जांपल्स शेयर की और उस 3 एग्जांपल्स की बेस पे आपको ये बताया कि ये देखें इसकी नल और अल्टरनेटिव कुछ ऐसे बनेंगे। ये वो 3 एग्जांपल थे ना, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3। फर्स्ट में जो स्टेटमेंट गिवन थी पॉपुलेशन मीन इज एट मोस्ट 50 ट्रांसलेशन की इक्वल आ गया, दूसरी खुद बनाई। और नल उसको रखते हैं जिसमें इक्वल हो और अल्टरनेटिव उसमें जिसमें इक्वल सिंबल कम से कम इक्वल नहीं आना चाहिए। दूसरी एग्जांपल को ट्रांसलेट किया, पॉपुलेशन मीन इज एट लीस्ट 50, ट्रांसलेशन किया तो ये बनी। दूसरी स्टेटमेंट खुद बनाई जिसमें इक्वल आ गया, नल रख दिया, दूसरा अल्टरनेटिव। पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू 50, ट्रांसलेट कर लिया, दूसरी स्टेटमेंट खुद बनाई जिसमें इक्वल आ गया H नॉट और दूसरा H1, तो इक्वल जरूर आ रहा है। अच्छा, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें बड़े ही क्लियर वर्ड लिखे हुए, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। और कभी वर्ड कुछ और लिखे होते हैं लेकिन उसको समझा या लिखना कैसे है, हमने तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट बड़ी अजीबोगरीब लिखी होती है लेकिन जब हम उसे मैथमेटिक्स की फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे तो जो इस वक्त 3 सेट मैंने बनाए हैं ना, इनमें से कोई ना कोई सेट जरूर बनेगा। अब देखें, अक्सर फर्ज करें आप खाना खा रहे हो ना, और मैं फैक्ट कह रहा हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो एक दफा सारे हम टेबल पे खाना खा रहे तो मेरी मदर भी हमारे साथ बैठी, तो उनकी थोड़ा सा सालन बच गया जैसे बुजुर्गों को होता है। तो वो मेरा बेटा छोटा था तो उसे कहते मैनू 2 बुरकियां ते दें ना, रोटी का पीस। अब इसका मतलब है सम क्वांटिटी, या 2 दाने की दही ना जब हम कोई चीज खा रहे होते हैं। हाँ, वो एक्चुअली रोटी नहीं, वो दाने। मैं भी कहूँगा वो तो वो हम क्या मूंगफली खा रहे थे तो मेरी वालदा को भी हमने मना किया कि आपने नहीं, चूंकि उनको ब्लड प्रेशर का इशू था तो क्या उनका दिल कर रहा था, तो वो मेरे बेटे को कहती बेटा जरा 2 दाने थे दही, तो उसने गिन के 2 दे दिए, गिन के 1 और 2। तो मैंने बड़े गुस्से से कहा था मामा, खुद ही दादिया ने कहा था 2 दें, तो 2 का मतलब 2 नहीं होता। तो अब देखिए स्टेटमेंट के वहां से तो 2 का मतलब 2 ही है लेकिन सेंस थी कुछ सम क्वांटिटी, ठीक है ना। अब बिल्कुल ऐसे यहां पर भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी कि जिनमें लिखा हुआ तो शायद कुछ और है या वर्ड्स तो कुछ और है लेकिन उसकी ट्रांसलेशन इंटायरली डिफरेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक ऐसे ही एक बजाय इसके कि मैं आपको स्टेटमेंट लिखाऊं, मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूं। एक चाय पैक करने वाली कंपनी है जो चाय की पत्ती पैक करती है। लिप्टन वाले कर लें, लिप्टन चाय वाले। लिप्टन वाले टी बैग्स बना रहे हैं, 50 ग्राम का टी बैग बनाते हैं। वो छोटा टी बैग है, 50 ग्राम उसमें पत्ती होती है। वो जो उनके साशे पैक है उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया है टी वेट 50 ग्राम्स, ये उन्होंने साशे में लिख दिया। मार्केट में लिप्टन के साशे मिलते हैं, मार्केट हम खरीदने जाते हैं, जरा देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ है 50 ग्राम वेट, ये लिखा हुआ है।
अब एक गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है कंज्यूमर राइट्स का, कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं। अगर आपको कोई दुकानदारों के रेलेवेंट इशू है तो आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं ना जाएंगे कि जी उसने हमें इतना लेके 2 रुपए की कम है तो किसके पास शिकायत करें। तो बकायदा गवर्नमेंट ने कोर्ट्स बनाई हुई हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स। कोई लॉयर वकील नहीं करना पड़ता। अगर आपको किसी दुकानदार के खिलाफ कोई इशू है, अक्सर लोग अपना जी इसने हमें मोबाइल दिया, इसने ये कहा था, फिर ये है रसीद के ऊपर ये, तो इस तरह से करके लोग कंज्यूमर कोर्ट में एंड सिंपल एप्लीकेशन लेके चले जाते हैं। अब वहां पर कंज्यूमर कोर्ट्स ने, एक बंदे ने शिकायत की कि जी ये जो लिप्टन वाले हैं ये हमें चाय कम दे रहे हैं, ये उसने जाके शिकायत की। अब जज साहब ना अपने वो बंदों को कहते हैं कि जाओ जरा मार्केट से डेटा इकट्ठा करो, क्या वाकई लिप्टन वाले जो 50 ग्राम चाय लिख रहे हैं वो कम दे रहे हैं। अब वो आदमी मार्केट आता है, क्या समझे कि वो अब बेशुमार चाय की पैकिंग होगी ना, मशीनों ने पैक किए हुए मार्केट में मिल रही हैं, अल्फता स्टोर पर पड़े हुए हैं, किसी और स्टोर में, तो हर जगह पड़े पूरे फैसलाबाद में। क्या वो एक ही बैग उठा ले, उसमें 50 निकला है तो ठीक है, बाई चांस कम निकला है तो पकड़ के अंदर कह जी आपने तो लाखों रुपया पैक, वो कहे हमने आज के दिन में 3 लाख की प्रोडक्शन की है और एक टी बैग में अगर 2-4 ग्राम कम निकल आई है तो आपने कह दिया जी अंदर है। तो ये ऐसा नहीं है। तो वो क्या किया उसने सैंपल लिया, ऐसे ही 100 पैकेट सैंपल को, 2-4 पैकेट एक दुकान से, 2-4 एक दुकान से, 5-7 एक, इस तरह से करके उसने फर्ज करें 100 पैकेट उसने उठाए और जाके अपनी लैब में ले गया। पैकेट खोले, टी निकाली, टी बार निकाली, उसके पास अब कह ले 100 रीडिंग्स का डेटा सेट आ गया, क्योंकि उसके पास 100 टी बैग्स थे जो कि सैंपल के तौर पर उसने लिए थे। तो वेट आप एक्स कह दें, आप कह लें कि उसके पास अब इस तरह की रीडिंग आई, एक में 48 ग्राम निकल आया तो एक में 51 ग्राम भी था, एक में एग्जैक्ट 50 था, एक में 49 था, एक में 51.3 ग्राम भी था, एंड सो ऑन। टोटल ये 100 रीडिंग उसके पास है, तो एन लिख लिया जाएगा। अब ये तो हो गया जी सैंपल डेटा। अब क्या करना था, उसने कहा था कि जी हमने एक स्टेटमेंट चेक करनी है। क्या हमारा अंदाजा है कि ये जो कंपनी है ये कस्टमर से ना चीट कर रही है, बेईमानी कर रही है। पैकेट के ऊपर लिखा हुआ 50 ग्राम, देखना है कि ये क्या वाकई इस डेटा की बेस पर, मजबूरी है ना, सारे तो नहीं 2 लाख 3 लाख पैकेट उठा के खोल खोल के देखते हैं, सारा वैसे ही वेस्ट कर दें। तो स्टेटमेंट क्या थी, क्यों ले, वही बात, कहां जा रहे हैं जी, एक काम से, क्या काम है, काम बता देते हैं आप अपनी वालदा को। क्यों सैंपल उठाया जी, एक स्टेटमेंट चेक करनी है जी। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है, कंपनी इज चीटिंग, बेईमानी, कंपनी इज चीटिंग, फर्ज करें यही एक स्टेट, ये चेक करनी है। अब उस ऑफिसर की स्टेटमेंट है कि जी मैं ये चेक, पता नहीं कर रही है कि नहीं, ठीक है ना, पता नहीं कर रही है कि नहीं, ये हाइपोथेसिस है, हो सकता है ये सही हो सकता है ये उनका काम ख्याली हो, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये हाइपोथेसिस। अब ये कौन सी है, या नल होगी या ये अल्टरनेटिव। यस, ट्रांसलेशन करनी है। अब पहले जितनी हमने ट्रांसलेशन की थी उसमें तो बड़ा ही क्लियर था कि जी मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब यहां पर उसको इंडिविजुअल पैकेट से तो कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसे तो ओवरऑल मीन में कंसर्न होनी चाहिए। तो क्या स्टेटमेंट लिखी जाए जिससे मुराद ये डिक्लेयर होगा कि अगर हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि कंपनी जो है वो कस्टमर से चीट कर रही है और कंपनी ने अपने पैकेट के ऊपर लिखा हुआ 50 ग्राम, कंपनी ने पैकेट में लिखा 50 ग्राम, शिकायत आई है जी कंपनी हमसे बेईमानी करती है, डेटा लेकर आ गया है, उसने अब टेस्ट करना है कि क्या वाकई कंपनी चीट कर रही है। कैसे इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखेंगे जिसका मतलब ये निकलेगा कि जी अगर ये स्टेटमेंट लिखें तो इसका मतलब ये बनता है कि कंपनी जो है वो चीट कर रही है कस्टमर से। एनीवन सजेस्ट, कोई बताना चाहेगा? जी
कंपनी इज चीटिंग कब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर द मीन इज लेस देन 50 यानी मीन इज नॉट इक्वल टू 50 ग्राम। मीन 50 ग्राम ना निकले अगर? जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कंपनी कस्टमर से चीट कर रही है, तो इस स्टेटमेंट को लिख दें। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर 50 ग्राम से ज्यादा निकल आई तो चीट हो रहा है? नहीं, फिर तो चीट नहीं हो रहा। तो फिर आपने तो ये लिखा है भाई 50 ग्राम नहीं है, तो क्या 50 ग्राम नहीं होने का मतलब होता है 50 ग्राम से कम ज्यादा नहीं हो सकता? तो ज्यादा भी तो हो सकता है। अगर ज्यादा निकल आती है टी, तो कंपनी को बंद कर दें कि जी आपके पैकेटों में 50 ग्राम लिखा था, आप तो 55 ग्राम दे रहे हैं, चलो बंद करो, बेईमानी कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो फिर नहीं ठीक, ये तो फिर नहीं ठीक। अब चीट होगा। अब दुकानदार के पास फल लेने जाते हो, ठीक, आपको वो फल तोल के देता है, आप उसे कब कहते हो कि यार तुमने सही नहीं तोला? अगर 2 किलो आपने फल लेने हैं, जब कम के ज्यादा? जब कम होगा फिर ही कहेंगे सर। फिर ही कहोगे ना। ज्यादा होगा तो आप तो खुशी खुशी कहते हैं डाल दो डाल दो, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो फिर तो भाग गए सर। कस्टमर से उस वक्त चीट करेगी अगर उसमें टी जो है एवरेज में वो लेस देन 50 आए, लेस देन 50, फिर वो चीट डिक्लेयर होगा उसका। तो इक्वल नॉट इक्वल नहीं, बल्कि लेस देन 50। दिस इज कॉल्ड कंपनी इज चीटिंग विद कस्टमर। अब देखें, कहीं लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं था। जब तक आप पूरी स्टेटमेंट नहीं समझेंगे तो ये नहीं बन सकती कि जी चीटिंग को लेस देन लिखना होता है। मैं कहूंगा पता नहीं, आप पढ़ लें ऊपर क्या था। पूरा सिनेरियो समझा तो फिर समझ आई। और इसके अपोजिट स्टेटमेंट है जी कंपनी कोई चीट शीट नहीं कर रही। अगर 50 ग्राम कहा था उतनी टी निकल रही है, या हो सकता है कंपनी ने अपनी साइड सेव करने के लिए कोई थोड़ी सी ज्यादा ही टी पैक कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, कहीं हम पकड़े ना जाएं, खा रहे हैं, खौफ है। तो इसलिए आप स्टेटमेंट को कि कंपनी इज चीटिंग, और इसके बाद आप उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि कंपनी उस वक्त चीट करेगी अगर एवरेज 50 से कम निकल आई। अपोजिट स्टेटमेंट कहती चीटिंग नहीं हो रही अगर 50 या इवन 50 ग्राम से भी ज्यादा हो। तो ये स्टेटमेंट बनेगी। अच्छा, बताना ये था कि डेटा वही होगा, ऊपर सिनेरियो चेंज होगा, तो आप देखेंगे हाइपोथेसिस हम इंटायरली बदल देंगे। फर्ज करें ये जो लिप्टन वाले कंपनी है, इनका एक प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है जी? अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो सारा का सारा प्रोडक्शन प्रोसेस उसे टेक केयर करनी होती है। तो वो मार्केट में आता है। अब वो मार्केट में वो भी आल्दो उसकी कंपनी से ही आया सारा कुछ, वो कहता है यार मैं भी ना जरा सैंपल लेके तो देखूं। किसी ने बताया कि भाई पिछले हफ्ते वो एक ऑफिसर आया था गवर्नमेंट का, वो डेटा लेके गया है, तो 100 रीडिंग वो ले गया था। आप चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर लिप्टन वालों का वो वही 100 रीडिंग ही क्यों ना ले, उसी शख्स से जाके ले ले कि भाई आपने पिछले हफ्ते सुना हमारी कंपनी का डेटा लेकर आए थे, वो है आपके पास? तो कहता हाँ ये लो। आपने क्या करना है? ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, आपने क्या करना है? अब उस कंपनी मैनेजर कहता है कि क्योंकि मशीनें लिप्टन टी पैक कर रही हैं, उस पैकेट्स बना रही हैं, और हमने उनकी सेटिंग की हुई है जी 50 ग्राम एवरेज, थोड़ा बहुत फर्क हो जाए खैर है, लेकिन एवरेज 50 ग्राम होनी चाहिए। अब वो जो कस्टमर है, वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है लिप्टन का ही, वो कह रहे हैं वो उसने चेक क्या करना है? उसने चेक करना है पैकिंग प्रोसेस is working in proper order। क्या प्रॉपर ऑर्डर था पैकिंग प्रोसेस का? कि एवरेज 50 ग्राम पैकिंग करनी है। अब वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा है या क्या क्यों यूज करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जी पैकिंग प्रोसेस इज वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। कि जो पैकिंग प्रोसेस है हमारी मशीनों का, मैंने सैंपल डेटा आया हुआ हमारी कंपनी का, हमारी कंपनी के पैकेट्स आए हुए हैं, मैं जरा ये देखना चाहता हूं कि जो हमारी मशीनें हैं जिनको हमने पैकिंग के
ऑटोमेटिक पैकिंग पे लगाया हुआ है, क्या वो प्रॉपर ऑर्डर से पैकिंग कर रही हैं जो कि 50 ग्राम है। अब ये हाई इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एवरेज पैकिंग 50 ग्राम है, क्या मशीन प्रॉपर ऑर्डर में वर्क कर रही है, ऐसा ही कर रही है? ये कौन बताएगा? मशीन ने एवरेज पैकिंग करनी 50 ग्राम, क्या मशीन प्रॉपर वर्क में पैकिंग कर रही है, प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में काम कर रही है, प्रॉपर पैकिंग हो रही है, मशीन अकॉर्डिंग टू जॉब काम कर रही है? क्या लिखेंगे व्यू कि जिसका मतलब होगा मशीनें प्रॉपर ऑर्डर में वर्किंग कर रही हैं? जी सर व्हेन मीन इज इक्वल टू 50 होगा। अच्छा जी, और इक्वल टू 50, और वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं कर रही कब? सर व्हेन नॉट इक्वल टू 50। व्हेन नॉट इक्वल टू 50। अब उस प्रोडक्शन मैनेजर की इंटरेस्ट ये है कि आप कहें जी कि वो ज्यादा ही पैक, भाई ज्यादा पैक कर दिया तो कंपनी का तो नुकसान हुआ जा रहा है। पैसे आप 50 ग्राम के अकॉर्डिंगली चार्ज कर रहे हैं, मशीनें 70 ग्राम पैक करके मार्केट किए जा रही हैं, तो फिर मशीनें कैसे प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में काम कर रही हैं? उनको तो लॉस हो रहा है कंपनी को, कंपनी तो डेफिशिएंट में चले जाएगी एट द एंड। कॉस्ट उनकी बढ़ गई, पैसे वो ले रहे हैं 50 के हिसाब से, पैकिंग हो रही है 70 के हिसाब से। आप कहें जी फिर कम पैकिंग कर दें, पकड़े जाएंगे, चीटिंग में पकड़े जाएंगे। पैसे ले रहे हैं 50 के हिसाब से, टी निकल रही है 40 के हिसाब से, तो उनके लिए तो वर्किंग और नॉट वर्किंग इसी वक्त होगी। ये हो गया तो वर्किंग ऑर्डर है, प्रॉपर काम कर रही हैं, और ये अगर चीज होगी तो नहीं कर रही। अब देखें डेटा वही है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बदला, आपने कहा ना अब इसके मुताबिक तो फिर यही बनती है। अब उसमें था चीटिंग, इसमें था वर्किंग ऑर्डर। क्या मतलब होते हैं? जब तक आप सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप सिनेरियो नहीं समझेंगे, आप नहीं लिख सकते। यही आपको एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं कि वो कहता है जैसी जरा हाइपोथेसिस तो लिख के दिखाएं क्या बनेगी, ठीक है ना? तो ये नहीं याद किया जा सकता जी क्या वर्ड होगा, प्रॉपर वर्ड होगा तो इक्वल लिखना है, क्या अनइक्वल लिखना, पता नहीं क्या लिखना है। वो तो देखना पड़ेगा कि डेटे में किस चीज का जिक्र होगा, और जब तक आप डेटा पूरा नहीं पढ़ेंगे। जरा एक और एग्जांपल, तो फिर मैं समझता हूं कि मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है कि जी कब इक्वल कैसे और नॉट इक्वल का क्या मतलब है। फर्ज करें आप बल्ब लेने जाते हो, मार्केट से दुकानदार से बल्ब लेने गए, आप कहते हैं कि यार ये बल्ब कितनी देर चलते हैं, ये क्या एनर्जी सेवर वगैरह लेते हैं? कहता जी कंपनी हमें वारंटी देती है 1 साल की। तो आप कहते था चेक करते हैं, कंपनी वारंटी देती है 1 साल की। अब जो है वारंटी इज फॉर 1 ईयर, आप एवरेज कह दें, इज आप कहें जी इसका मतलब है ये होना चाहिए, वारंटी इज फॉर 1 ईयर। अब फर्ज करें आप कहें दुकानदार झूठ बोलता है, उसने कहा था 1 साल की वारंटी है, मैं बल्ब लेकर आया वो तो 3 साल चला है। वो कहेगा वारंटी वापस करो भाई, तुमने कहा था 1 साल, वो तो 3 साल चल गया, वापस करो इसे। गलत, गलत कह रहे हैं आप कहें जी इंग्लिश का तो यही तर्जमा बनता है। भाई इंग्लिश का तो इसका वही बनता है, सेंस क्या कहती है? वो बात आ गई ना दो दाने, तो सेंस क्या कहती है? सेंस ये कहती है कि उसने एक्चुअली ये कहा था कम से कम 1 साल तो बल्ब चलेगा ना, उससे पहले अगर खराब होता है तब आप इसी कहोगे आपकी वारंटी पूरी नहीं हो रही, आप रॉन्ग कह रहे हो, आई वांट रिप्लेसमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा था वारंटी 1 साल की। तो ऐसा ही होता ना, हम सोचे ना। तो सेंस हमें क्वेश्चन की करनी है कि उसने कहा ना इसकी वारंटी इज फॉर 1 ईयर, रिप्लेसमेंट कब होगी? जब वो 1 साल से कम टाइम पर, 1 साल या 1 साल से ज्यादा चले गया तो फिर तो नहीं। तो एक्चुअली दुकानदार आपको ये कह रहा है कि इसकी जो लाइफ होगी वो ये होगी, तो ये आपसे कह रहा है 1 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, ये वो आपको कह रहा है। तो देखिए यहां तो वर्ड इसका था और मैंने यहां लिख दिया, उसने कब कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर। इतनी तो इंग्लिश नहीं आती उसे, उसने तो ऐसे कहना है। तो ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हमें ये आइडिया होगा
कि हमें अपनी प्रॉपर जो पहला स्टेप है जिसमें अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस हमने प्लेस करनी है वो हमने किस तरह से प्लेस करनी है। तो ये हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होगा। इसी स्टेप में अभी वही वन स्टेप ही चल रहा है, पहला स्टेप ही चल रहा है 5 में से। हाइपोथेसिस बन गई, 3-4 एग्जांपल्स आपसे शेयर किए जिसमें मैंने हाइपोथेसिस बनाई। अब हाइपोथेसिस वन साइडेड किसे कहते हैं और टू साइडेड हाइपोथेसिस किसे कहना है, ये भी हमें एग्जाम में भी आता है, वेदर द हाइपोथेसिस इज वन साइडेड और टू साइडेड। हमने एक स्टेटमेंट बनाई जो पहली थी, वन साइडेड या टू साइडेड का आपको पता चलेगा बाय लुकिंग इनटू द ओनली अल्टरनेटिव। इसको देखते हुए ये तब आपने डिसाइड करना है कि ये वन साइडेड है टू साइडेड। वन साइड का मतलब वही एक तरफ, टू साइडेड का मतलब दोनों तरफ, ऐसा ही है ना, वन साइडेड टू साइडेड। अगर यहां पर ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए तो जरा ट्रांसलेट करें, म्यू जो है वो 50 से ज्यादा है, इसका यही मतलब है ना, एक ही तरफ है ना, किधर कौन सी तरफ है, 50 से ज्यादा। ये फर्ज करें 50 और वहां लिखा हुआ म्यू 50 से ज्यादा है, दिस इज ओनली द वन साइड एंड दैट साइड इज मोर देन 50, यही लिखा होगा ना, तो ये वन साइडेड होगा, वन साइडेड। इसको वन साइडेड भी बोल देते हैं, इसको ग्रेटर देन साइड भी कह देते हैं, ग्रेटर देन 50 से ज्यादा बड़ा होना, और इसको राइट टेल की जानिब भी लफ्ज बोल देते कि जी ये राइट टेल है, ये जो हाइपोथेसिस है ये राइट टेल है। 3 वर्ड हैं, वन साइडेड, ग्रेटर देन कह देते हैं, राइट टेल कह देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, फर्ज करें आपके पास हाइपोथेसिस ये बन सकती है ना, बन सकती है। आप कहेंगे इसमें भी तो एक ही साइड है, बिल्कुल सही है, इसमें भी एक ही साइड है, 50 से कम सिर्फ एक साइड ये वाला। लेकिन इस वन साइड और इस वन साइड में ये फर्क ये है कि ये ग्रेटर देन वन साइड है, ये लेस देन वन साइड है दोनों वन साइड, ठीक है बात। और इसे हम लेफ्ट टेल भी कह देते हैं। मैं ये 2 वर्ड यूज किया करूंगा, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो मैं उसे कहूंगा ये राइट टेल है, अगर लेस देन का सिंबल होगा तो मैं उसे कहूंगा ये लेफ्ट टेल है। दोनों को कंबाइनली वन साइडेड, और वन साइडेड में आगे एक्चुअली टेक्निकली 2 हैं, या वो राइट साइडेड है या वो लेफ्ट साइडेड, वो पता चलेगा आपको नॉट फ्रॉम H0 बट फ्रॉम द H1। ग्रेटर देन का सिंबल हो या लेस का सिंबल हो, साइड एक ही होगी, वो ग्रेटर होगी कि लेस होगी, उसकी बेस पर हम राइट और लेफ्ट का लफ्ज बोलेंगे। इसमें तो आपने कहा जी कोई भी नहीं है, इसलिए इसे टू साइडेड बोलते हैं। दोनों साइड पे पॉसिबिलिटी है ना, 50 नहीं है, आप कहेंगे हो सकता है 50 से ज्यादा, हाँ हो सकता है, 50 से कम भी हाँ हो सकता है। इसमें तो लिखा हुआ ना 50 से ज्यादा, इसमें लिखा हुआ 50 से कम, इसमें क्या लिखा हुआ जी 50 नहीं है, ज्यादा के कम दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए हम इसे टू साइडेड टेस्ट बोलते हैं। तो मैंने ये वर्ड यूज करने हैं, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, टू साइड टेस्ट। तो यही 3 पॉसिबल सेट हैं ये वाले। आप जो दुनिया जहां की मर्जी स्टेटमेंट्स उठा के ले आए, वो इन तीनों में से कोई ट्रांसलेशन होगी, इन तीनों। कभी वो कहेगा प्रॉपर ऑर्डर, कभी कहेगा चीटिंग, फला फला, लेकिन स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन में यही 3 सेट बनेंगे, इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये चीज कंफर्म होनी चाहिए। तो ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है, ये वाले सिंबल देख के हम डिसाइड किया करेंगे ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है। पहला स्टेप अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा स्टेप मैं छोड़ रहा हूं, तीसरा छोड़ रहा हूं, फोर्थ छोड़ रहा हूं, फिफ्थ छोड़ रहा हूं। सिंपली आपको पहले स्टेप की प्रैक्टिस करने लगे हैं, पहले स्टेप की, जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है हाइपोथेसिस आपने बनानी कैसे है। आल्दो मैंने आपको अपने तौर पर ऐसी जरा स्टेटमेंट ले लेके बता दिया, अब ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है। प्रॉपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझेंगे तो हाइपोथेसिस बनाना हमारे लिए क्वाइट इजी है। मोस्टली आसान ही होते हैं, कभी कभी जरा थोड़ा टेक्निकल आता है, ज्यादातर सीधे सीधे ही होते हैं। एग्जाम्पल है, इट हैज बीन फाउंड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट द मीन का वर्ड है,
द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, धागा कब टूटता है, ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ थ्रेड इज 9.63 न्यूटन। कोई धागा है और डेटे के मुताबिक या उनको जो पहले उनके पास इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक वो जो धागा है किसी खास ब्रांड का, उसकी जो मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 9.63 न्यूटन फोर्स के यूनिट, यानी कि इतने न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो धागा टूटता है। लेकिन हर धागा नहीं, मीन का जिक्र पीछे बता रहा है ना आपको, हर धागा नहीं, ये एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आ गया। कभी कोई जल्दी टूट जाता है, कभी उसी ब्रांड का लिया लेकिन वो थोड़ी देर बाद टूटा। विद जब मीन का जिक्र आएगा ना तो इसका मतलब होता है सारी रीडिंग एक जैसी नहीं है, तो फिर वेरिएशन का भी जिक्र होगा, तो वेरिएशन भी बता दी इसने। एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ थ्रेड है, उसकी मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 9.63 न्यूटन है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी 1.4 है। ये कुछ प्रीवियसली कोई डेटा था उनके पास, वहां से उन्होंने हमें बताया। ओके, रिसेंटली a sample of 36 pieces, आगे ना बड़ा क्लियरली वर्ड सैंपल का होगा, उसमें लफ्ज लिखा जाएगा। कहता है 36 पीस का सैंपल लिया गया। रिसेंटली a sample of 36 pieces of thread showed a mean breaking strength of 8.93 न्यूटन। 36 वैल्यूज का सैंपल लिया गया है। कहता है वो जो 36 वैल्यूज आई, वो वैल्यूज नहीं 36 आपको दी, यानी कि डेटा नहीं दिया, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। उस डेटा के मुतल्लक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो जो 36 रीडिंग थी सैंपल से ली, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो 36 रीडिंग नहीं दी गई, बल्कि उनका सिंपली आपको मीन दे दिया गया, वो 8.93 है, ये वाला। अच्छा, यहां तक आपके पास है। आपने इसके बाद तो फिर वो अगला स्टेटमेंट चेक करने का आ गया। यहां तक ये जो लिखा हुआ है आपने इसको प्रॉपर कैसे लिखना है, तो आप एक जरा ज़हन में बनाएंगे। आप कहेंगे जी हमारे पास कोई पॉपुलेशन थी, बहुत सारा थ्रेड था, वहां से हमने एक सैंपल लिया 36 वैल्यूज का, तो ये सैंपल का साइज है। आपको टोटल 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, कहा था ना, सैंपल का साइज नहीं बताएगा ना तो क्वेश्चन हाइपोथेसिस का सॉल्व नहीं होगा। उसने बता दिया सैंपल लिया गया 36 पीस का, ये आ गया। फिर जरूर उस सैंपल का मीन भी आपको पता बताया जाएगा। कहता वो जो 36 रीडिंग है उनकी मीन स्ट्रेंथ 8.93 है। ये कंफर्म है कि ये 2 इंफॉर्मेशन आपको जरूर सैंपल से मिलेंगी, ये नहीं होगी हाइपोथेसिस नहीं हो सकती। अब जो तीसरी इंफॉर्मेशन है वो है वेरिएंस की, उसके बगैर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये जो वेरिएंस है ये 2 ऑप्शंस में है, या तो आपके पास सैंपल का हो जाए ठीक है, नहीं तो वो पॉपुलेशन का बताए तो ठीक है, दोनों में से किसी एक का। यानी कि या तो अगर सैंपल का है तो आप उसे एस स्क्वायर से लिख लेंगे, अगर पॉपुलेशन का है तो आप उसे सिग्मा स्क्वायर से लिख लेंगे, 3 पूरी हो जाएंगे। सैंपल का मीन, सैंपल का साइज, ये जरूर सैंपल से, लेकिन जो सैंपल का वेरिएंस है वो ऑप्शनली या तो वो सैंपल से मिलेगा नहीं तो पॉपुलेशन का। अब देखिए कंफ्यूज नहीं हम करेंगे, यहां पर तो जो सैंपल का जिक्र हो रहा है मीन के बाद तो वो चुप कर गया है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये तो फिर ओवरऑल बता रहा है ना, तो पॉपुलेशन की है। कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट कह देता है the given standard deviation in the data is a standard deviation of a population or a sample or both not, ऐसे करके। तो कम से कम आपके सैंपल का तो नहीं ना है, सैंपल का नहीं है तो फिर पॉपुलेशन का है। तो मैंने इस बॉक्स में लिख दिया, 3 पूरी हो गई, 1, 2 और ये तीसरी। तो सबसे पहला काम आपने डेटा सॉर्ट करके लिखना। अब आते हैं हम अपने असल ऑब्जेक्टिव की जानिब कि जी ये वही बात, सैंपल क्यों लिया है जी, एक स्टेटमेंट टेस्ट करनी है, कौन सी, और वो ये है। कहता कैन वी कंक्लूड दैट, क्या हम ये नतीजा खज कर सकते हैं क्या, द थ्रेड हैज बिकम इंफीरियर, इसलिए सैंपल लिया उसने। क्या आपने 36 पीस क्या करने हैं,
जी हमने चेक करना था क्या थ्रेड हैज बिकम इंफीरियर, इंफीरियर लेसर क्वालिटी, कम होना, क्वालिटी का सुपीरियर बेहतर होना, इंफीरियर कम होना। आप कहें जी ये कैसे पता चलेगा? ऊपर किस चीज की बात हो रही है? स्ट्रेंथ की। कितनी स्ट्रेंथ आ रही थी? बता रहा है ना, मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पहले जो आ रही थी वो ये थी। अब इंफीरियर कब होगा? जब हमारे पास स्ट्रेंथ इससे क्या हो जाए? कम। सैंपल की नहीं, पूरे पॉपुलेशन की, जहां से ये सैंपल लिया है। 36 की तो नहीं ना करेंगे आप, समझ ले पूरी सप्लाई आई हुई है, हमने 36 पीस उठाए हैं और ये क्लेम कर रहे जी पहले तो 9.63 था, अब जो नई सप्लाई आई है रिसेंटली, क्या ये इंफीरियर तो थ्रेड नहीं हमें वो सप्लाई में दे रहा? तो थ्रेड हैज बिकम इंफीरियर इफ now the average is less than 9.63, then it is declared to be inferior thread. ठीक कहेंगे ना? अब देखिए थ्रेड हैज बिकम इंफीरियर की ये ट्रांसलेशन मैंने लिखी है। जब तक आप पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जी अच्छा क्या था ये 9.63 क्या है, इंफीरियर क्यों है, वो जी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ थी, कम होगी तो इंफीरियर होगा, तो आपको स्टेटमेंट का पता चल गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव का पता चल गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और दूसरी स्टेटमेंट अब हम खुद बनाएंगे, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में इक्वल नहीं आ रहा तो वो अल्टरनेटिव में आएगी, और जिसमें इक्वल आ रहा है वो नल में आ जाएगी, क्योंकि इक्वल साइन आ रहा ना उसमें। तो जिसमें इक्वल साइन आए वो नल में प्लेस कर दिया, और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेटिव में प्लेस कर दी। यहां से और भी ये आगे जाके हमारे काम आनी है, आगे जाके हमने यूज करना। ये वन साइडेड है, लेस देन का सिंबल है ना, वन साइड है, ये वन साइडेड टेस्ट है। और अगर जरा डिटेल से पूछे ये वन साइड की कौन सी टाइप है, तो लेफ्ट टेल पर आई है, लेस का सिंबल कह देना, वन साइडेड जर्नल। और उसके आगे जैसे नहीं होती स्क्यूड है, तो आप नहीं कहते राइट है कि लेफ्ट स्क्यूड है, तो समझ ले यहां अब लफ्ज हम बोलेंगे वन साइड कि किसी एक टेल पर जाना है, तो कौन सी टेल है, तो लेफ्ट है। ये आगे जाके हमें एक्चुअली ये फोर्थ स्टेप में जाके इस चीज ने हमें हेल्प करनी है कि जी वन साइड हो तो क्या करना है, और उसमें लेफ्ट हो तो क्या करना है, राइट हो तो कैसे आपने प्रोसीड करना है। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप एक्सप्लेन किया है इस डेटा के लिए। डेटा आपने सॉर्ट करके लिख लेना है, बाकी स्टेप नहीं, में ये ना 4 स्टेप पूरे वो बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। रैंडम सैंपल का जिक्र हो गया, ऑफ 40, ये एन है। A random sample of 40 sunflower plants, सूरजमुखी के फूल, from a large population, बहुत बड़ा कोई खेत था, वहां से हमने 40 सनफ्लावर पॉपुलेशन के जो प्लांट्स थे उनका सैंपल लिया है। showed 57 days as mean number of days of flowering with a variance of 2। मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ फ्लावरिंग, कितनी देर के बाद फूल आ जाता है? प्लांट लगाए है ना, 2 माह के बाद आए जी, 3 बार के बाद उसकी, आजकल लोग क्या पनीरियां लगा रहे हैं, तो 1-1.5 माह के बाद जब सब में धूप वगैरह होगी, प्लांट ग्रो कर चुके होंगे, तो उनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हर एक का टाइम होता है। कहता जी कि चेक किया गया है, 40 प्लांट्स लिए गए सैंपल के तौर पे, किसी में देखा उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा तो देखा जी 60 दिन के बाद उनका ऊपर फूल आ गया, किसी में 52 दिन के बाद ही आ गया, किसी में 53 दिन के बाद आ गया। इस तरह से 40 के 40 जो सनफ्लावर प्लांट्स थे उनका डेटा रिकॉर्ड किया गया। डेटा नहीं उसने दिया, मैं आपके एक्सपोज कर रहा हूं। किसी में 60 दिन के बाद फ्लावर आ गया, किसी में 52, किसी में 61, किसी में 58। इस तरह से कहता ये 40 रीडिंग थी। उसने डेटा नहीं दिया, बल्कि उसने कह दिया जी आपने क्या करना, मीन 57 है और वेरिएंस 2 है। मेरा ख्याल तीनों इंफॉर्मेशन हमें सैंपल से मिली इस दफा, तीनों इंफॉर्मेशन हमें सैंपल। बस आपने ना हाइपोथेसिस में 3 इंफॉर्मेशन ज़हन में बैठा लेना, हमने पूरी करनी है, 2 जरूर सैंपल से, तीसरी हमें दूसरी दफा पॉपुलेशन से मिल गई थी, इस दफा वो भी सैंपल से, तो कम से कम इंफॉर्मेशन तो पूरी हो। अब आप कहेंगे अच्छा जी बिल्कुल ठीक हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया, अब आप अपना ऑब्जेक्टिव बता दें। कहता ऑन द बेसिस ऑफ अबव सैंपल इंफॉर्मेशन, याद है ना मैं ऐसे बोलता था, बाय यूजिंग द अबव सैंपल इंफॉर्मेशन कैन वी कंक्लूड दैट, क्या करना है, ये स्टेटमेंट है, एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ फ्लावरिंग
of the sunflower population, sample की नहीं population, is not more than 56 days. ये ये अभी छोड़ दें, ये स्टेटमेंट है. कैन वी कंक्लूड, क्या हम ये नतीजा इन्फर कर सकते हैं क्या? एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ फ्लावरिंग ऑफ द पॉपुलेशन, म्यू, एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ फ्लावरिंग ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट मोर देन 56. 56 दिन से ज्यादा नहीं लेता वो फ्लावर आने में. इस स्टेटमेंट को लिखना है. 56 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेते फ्लावर. तो फिर कितने दिन ले रहे हैं? 56 दिन से ज्यादा नहीं का मतलब है या तो 56 या फिर उससे भी कम. यह है स्टेटमेंट. 56 दिन से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 56. 56 दिन से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब 56 दिन या 56 दिन से कम है. तो दूसरी स्टेटमेंट फिर आप खुद लिख लेंगे. ये H0 और ये H1 फिर राइट वन साइडेड है और इस दफा राइट, वन साइडेड और राइट. तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी. 56 दिन से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब 56 दिन या उससे कम है और या उससे ज्यादा है. और इसके बाद आप इसकी हाइपोथेसिस बना देंगे. बाकी स्टेप हम बाद में करेंगे. मैं सिर्फ आपसे पहला स्टेप आपको बता रहा हूं. ये स्टेप बाद के हैं जी. नेक्स्ट वन है द एवरेज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, वो जो कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा. द एवरेज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड दैट इज पैक्ड इन केन्स, डिब्बों में पैक हो रही है, इज 6 लीटर. एवरेज पैकिंग पेस्टिसाइड की कैंस में पैकिंग की वो 6 लीटर करनी है. क्वेश्चन पढ़ लिया करें, अभी से ना डिसाइड करना स्टार्ट करिए क्या है. और रैंडम सैंपल, चले शुरू हो गया काम सैंपल का. 10 कैन का सैंपल लिया गया. इसका मतलब कोई मशीन है, उसने बहुत सारी पेस्टिसाइड कैन्स में पैक की हुई है. हमने सैंपल के तौर पे 10 कैन वहां से उठा लिए. ऑफ 10 कैन्स शोड, 3 चीजें मिलनी चाहिए. शोड मीन अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, सैंपल की जो 10 केन्स है उनकी बात हो रही, बस सिर्फ 10 केन्स की. 6.1 विद अ स्टैंडर्ड एविएशन. वही स्टेटमेंट कंटिन्यू हो रही है ये वाली. इसका मतलब है कि ये मीन है सैंपल का, ये साइज है सैंपल का, ये स्टैंडर्ड एविएशन है सैंपल की. तीनों इंफॉर्मेशन मुझे सैंपल से मिली है, मैंने लिख लिया. बॉक्स पूरा हो गया. 3 इंफॉर्मेशन. अब कहें जी बताएं क्या करना है. अब उसने क्या प्रोसेस को कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल है? ये क्वेश्चन है. प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, प्रोसेस क्या है? एवरेज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड दैट इज पैक्ड इन कैन्स इज 6 लीटर. ये करना था उस मशीन ने. स्टेटमेंट लिखें कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. अगर वो 6 लीटर की पैकिंग नहीं करता तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. या ज्यादा पैक किया जा रहा, ओवरफ्लो हो रही है, या कम पैकिंग कर रहा है, तो आपके लिए वो प्रोसेस ठीक नहीं है, ओवरफ्लो है. एग्जाम में बिल्कुल इसी किस्म का क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पर वर्ड था चिप्स पैकेट का, कि जी कोई मशीन है वो चिप्स की पैकिंग कर रही है, उसने एवरेज 25 ग्राम पैक करने थे और कहता जी कि प्रोसेस इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, प्रोसेस इज नॉट ट्रू, मशीन आर नॉट वर्किंग इन ट्रू फॉर्मेट. ऐसे करके वो आप पढ़ने क्या करना था जी, 6 लीटर की पैकिंग करनी थी. अगर 6 लीटर पैक नहीं हो रहा, कम या ज्यादा, तो हमारे लिए तो दोनों सूरतों में ही ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. तो इस स्टेटमेंट को लिखना है जी प्रोसेस ऑफ कंट्रोल. और इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर तो वो 6 लीटर हो जाए तो कंट्रोल है, और अगर 6 लीटर नहीं है तो आउट ऑफ कंट्रोल. तो पहले ये लिख लें. उसने कहा इस प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, आपने कहना जी ये है इसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल. और अगर वो कंट्रोल में कब होगा? अगर वो 6 लीटर पैक कर देगा. तो एवरेज पैकिंग और देन पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. और यहां से आपको पता चला ये 2 साइडेड है, 2 साइड टेस्ट है ये, नॉट 1 बट 2. ज्यादा भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल, कम हो गया आउट ऑफ कंट्रोल. बाकी स्टेप हम नेक्स्ट देखेंगे. ठीक हो गया. तो मैंने आज आपसे पहला स्टेप, जो कि आपने देखा काफी टाइम मैंने लगाया सिर्फ इसलिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अगर गलत होगा ना तो तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप ऑटोमेटिकली गलत हो जाना है. ये गलत तो ये भी गलत. और कभी तो
यही सिर्फ यही आता है, बहुत सारे क्वेश्चन यही आते हैं कि जी इसकी जरा नल और अल्टरनेटिव बनाओ। वो समझता है कि अगर ये ठीक बच्चे ने बना लिया तो फिर अगले भी ठीक ही बनाएगा। वो यहीं पर गलती कर गई तो आगे इसका एग्जाम को चेक करने का फायदा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये काम करेंगे जी। अब अगर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना है कल, बाकी फिर इसके कल भी मैंने यही करना है। आपको मैंने फर्स्ट स्टेप बताया और 3 एग्जाम्पल में सिर्फ फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन किया। कल मैं ये 2 स्टेप आपसे शेयर करूंगा, सेकंड और थर्ड, और फिर इस एग्जाम्पल पे ये 2 स्टेप आपसे शेयर करेंगे, फिर फोर्थ और फिफ्थ बताऊंगा, फिर दोबारा 3 एग्जाम्पल पे यही काम करेंगे। यानी कि बजाय इसके कि मैं पांचों के पांचों स्टेप एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल करूं, तो मैं उसको 3 पोर्शन में कर रहा हूं। एक स्टेप समझाता हूं, प्रैक्टिस के तौर पे 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, फिर अगले 2 स्टेप बताए, फिर सॉल्व कर दिए, फिर अगले 2 स्टेप बताए, फिर उन्हीं एग्जाम्पल पे तो पक्के हो गए। जैसे होता है ना, बार बार आप बार बार करते हो तो वो स्टेप पक्के हो गए। कंप्लीट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में तो सारे स्टेप, कभी कभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप, कभी कभी सिर्फ थर्ड स्टेप, कभी कभी सिर्फ फोर्थ स्टेप, और कभी जाहिर है पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का तो पूरे स्टेप्स। ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह हम कल इसको जो है वो बाकी स्टेप्स 2 थे और देन 4 5, तो कल इन चारों स्टेप्स को हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है जी। अब मैथ की क्लास में हम शिफ्ट होते हैं।